हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। लास्ट जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर मैंने 15 क्वेश्चन शेयर किए थे आपके साथ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से बीएड सेकेंड ईयर। अभी ये सुपर 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें से प्रिपेयर करे हैं एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर। तो इनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। हेयर कम्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ अ सोसाइटी सिस्टम इन विच द मेल्स होल्ड द प्राइमरी पावर। कौन सा एक ऐसा हमारा सोसाइटी और सोशल सिस्टम है जिसके अंदर मेल्स जो होते हैं वो एक प्राइमरली पावर को होल्ड करते हैं, सारी पावर जो होती है वो उन्हीं के हाथ में होती है। दैट इज़ कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी, पैट्रियार्ची, स्टीरियोटाइप या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पैट्रियार्ची। जब आप लोग गो थ्रू करेंगे इसकी थ्योरी को आपको पता चलेगा। पैट्री मतलब होता है फादर और आर्ची मतलब रूल। जब फादर पूरी तरीके से रूल करते हैं दैट इज़ टर्म्ड एज पैट्रियार्ची। तो वो सिस्टम जिसके अंदर मेल्स जो होते हैं वो पूरी पावर को होल्ड कर रहे हैं, दैट इज़ पैट्रियार्ची सिस्टम। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 2, formal exclusion of the women from the top positions and discrimination against the women in promotion can be seen under। वो एक्सक्लूजन होता है हटा देना, निकाल देना, वुमेंस को टॉप पोजीशन से अलग रखना या फिर उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करना इन द प्रमोशंस। लाइक आज के डेट में वुमेंस एंड मेन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो जॉब वर्क होता है इसके अंदर अगर उन्हें कोई प्रमोशन के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको प्रमोशन वर्क में मेंस के कंपैरिजन में कम प्रमोशन मिलता है, सैलरी कम मिलता है या फिर टॉप पोजीशंस के अंदर उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, देन व्हाट डज दैट काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन टर्म्ड एज? It is a leadership, it is political power, it is the bureaucracy used by the men, or it is none of the above। It's option number C, that is bureaucracy used by the men। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये मेंस के द्वारा यूज़ होने वाली ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, इट्स नॉट लीडरशिप, नीदर इट इज़ अ पॉलिटिकल पावर नॉर इट इज़ अ लीडरशिप, इट्स ब्यूरोक्रेसी यूज्ड बाय द men। Then comes the question number third, वुमेन आर नॉट अलाउड टू राइज अप टू लीडरशिप लेवल और मेक द डिसीजंस। दिस इज टर्म्ड एज, जब वुमेन्स को लीडरशिप लेवल पे नहीं आने दिया जाता, उनको डिसीजंस लेने की चॉइस जो होती है उनके पास नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं? मेल सेंटर्डनेस, मेल डोमिनेंस, ऑपरेशन ऑफ द वुमेन या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज टर्म्ड एज ऑपरेशन ऑफ द वुमेन। ठीक है ना? वुमेन्स को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वुमेन्स को ऑप्रेस किया जाता है। ठीक है, एंड उनको डिसीजंस लेने की पावर नहीं होती, उनको लीडरशिप लेवल तक राइज होने की पावर नहीं होती। सो इट इज टर्म्ड एज ऑपरेशन ऑफ वुमेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द लिटरल मीन ऑफ द पैट्रियार्ची इज। लिटरल मीनिंग क्या है पैट्रियार्ची का? द रूल ऑफ मदर। मैंने अभी पीछे भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि पैट्रियार्ची को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो दो मीनिंग होते हैं इसके, पैट्री प्लस आर्ची। पैट्री मीन्स फादर एंड आर्ची मीन्स रूल। तो हेयर इट इज़ वेरी बट ऑब्वियस, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रूल ऑफ फादर। Then comes the question number fifth. The unequal treatment in the employment opportunities, say the promotion, pays, benefits, privileges, etc. is termed as, जब एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट में मिलती हैं, लाइक द प्रमोशन होता है, पे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशल राइट्स अगर कुछ दिए जाते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ों में अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है तो व्हाट इट वुड बी टर्म्ड एज। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, इसे हम स्टीरियोटाइप कहेंगे, इसे हम जेंडर बायस कहेंगे या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ टर्म्ड एज जेंडर बायस। ठीक है, अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर जेंडर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सर्टेन स्टीरियोटाइप्स बीइंग मेल एंड द फीमेल इन द सोसाइटी। तो दैट इज टर्म्ड एज जेंडर बायस। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द जेंडर बायस। जेंडर बायस के टाइप्स कौन कौन से हैं? अनइक्वल पेमेंट देना, प्रमोशनल बायस करना, प्रमोशन के अंदर अनइक्वल ट्रीटमेंट करना, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सोच समझ के असाइन करना, यानी कि उन्हें कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज रखना और कुछ पर्टिकुलर हैंड्स के अंदर रखना, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। ये तीनों ही तरीके से जेंडर बायस किया जाता है। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 7, a preconceived idea about some group of the people is termed as। प्री कंसीव्ड का मतलब होता है जब हम पहले से ही अपने दिमाग के अंदर एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं या फिर सोचते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक पर्टिकुलर नज़रिए से देखते हैं कि ये लोग इस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे दिमाग में पहले से जो आइडिया चल रहा होता है, इट इज़ टर्म्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। ये हम भेदभाव कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप है, जेंडर बायस है या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ टर्म्ड एज स्टीरियोटाइप। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर जैसे जो बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर डिफरेंस किया जाता है बचपन से ही, कि अगर बॉय अगर गिर गया है तो बोलेंगे अरे रोना नहीं, यू आर अ बॉय, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी ब्रेव। और अगर लड़कियां हैं तो इनको तो घर के काम सिखाओ और इन्हें घर के काम बहुत बेहतर तरीके से आने चाहिए, इन्होंने करना ही क्या है, कल को रोटियां ही बनानी है, काइंड ऑफ, राइट। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टीरियोटाइप कैन बी आइडेंटिफाइड एज।
स्टीरियोटाइप की इंपॉर्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हेल्प्स इन मेकिंग द इमेजेस, दैट इज़ द पॉजिटिव वन ओनली, ठीक है। अच्छा, स्टीरियोटाइप हमें हेल्प भी करता है, कैसे हेल्प करता है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ फंक्शंस हैं, दैट विल टेल अस हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हेल्प्स इन मेकिंग द इमेजेस, इमेजेस बनाने में हेल्प करता है, बट इट्स ओनली द पॉजिटिव वन, राइट। सिर्फ पॉजिटिव वन, हम किसी के बारे में अगर पॉजिटिव इमेज बना पाते हैं तो वो स्टीरियोटाइप अच्छा है। लाइक अगर हिली रीजन के ऊपर जो पीपल रहते हैं, दे आर ऑलवेज द काम एंड द पीसफुल काइंड ऑफ द पीपल, तो ये एक स्टीरियोटाइप है और इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट। एंड देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रिडिक्शन। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रिडिक्शन नीड टू ऑल्सो बी पॉजिटिव वन, यानी कि हम पहले से ही फ्यूचर में किसी भी चीज़ को लेकर के अगर हम पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो द पॉजिटिव वन। देन कम्स ऑप्शन नंबर सी, गाइड्स अ ह्यूमन बिहेवियर। येस, स्टीरियोटाइप हेल्प्स इन गाइडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, हम लोग पहले से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता लगा पाते हैं, तो इट्स ऑल्सो द पॉजिटिव, बीइंग टू बी द पॉजिटिव साइड। या फिर डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। इन तीनों तरीके से हमें पता चलता है स्टीरियोटाइप की इंपॉर्टेंस, ठीक है। इट्स ऑलवेज नॉट नेगेटिव, हम ये नहीं कह सकते कि स्टीरियोटाइप हमेशा नेगेटिव ही होता है, इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, बट समटाइम्स इट्स हैविंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, राइट। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 9, कॉजेज ऑफ डेवलपिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप डेवलप होने के क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं? पार्शियल एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज। स्टीरियोटाइप कब होता है? व्हेन वी आर नॉट हैविंग इनफ एक्सपीरियंस, व्हेन वी आर नॉट हैविंग इनफ नॉलेज इन द पर्टिकुलर फील्ड, जब हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रीवियस नॉलेज नहीं है, एंड स्टिल वी आर इंटरप्रेटिंग, स्टिल वी आर एनालाइजिंग, स्टिल वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन, देन इट डेवलप्स द स्टीरियोटाइप। देन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द सोशल एंड कल्चरल डिस्टेंसेस। सोशल और कल्चरल डिस्टेंसेस ऑल्सो, येस, ये भी हेल्प करता है हमें डेवलप करने में स्टीरियोटाइप, राइट। हम सोशली उनके जैसे नहीं है, हमारा कल्चर उनके जैसा नहीं है, तो इट्स बट ऑब्वियस दैट स्टीरियोटाइप विल डेवलप देयर। सो द ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ ए एंड बी, both A and B are the causes of developing the stereotype. Then comes the question number 10th, internal influencing stereotype. When you will go through the theory, you will see that the stereotype is having two kinds of the influences, external and internal. ये internal influence जो है, जो internal यानी कि भीतरी तरीके से जो प्रभावित होता है स्टीरियोटाइप, वो क्या है? पर्सनालिटी वेरिएबल, ठीक है, और नॉलेज बेस्ड वेरिएबल्स, मास मीडिया, बैकग्राउंड वेरिएबल्स। बट ऑब्वियसली एक बिल्कुल इजीली हमें आंसर पता चल रहा है कि जो सी ऑप्शन है ना, दैट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया इज़ नॉट समथिंग दैट विल इन्फ्लुएंस इंटरनली, ये इंटरनल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली एक्सटर्नल। मास मीडिया क्या है? वी ऑल नो, ठीक है, इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट। तो मास मीडिया जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, इट्स नॉट इंटरनल। बल्कि इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पर्सनैलिटी वेरिएबल, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है? इट्स कम्प्लीटली इंटरनल। नॉलेज बेस्ड वेरिएबल, हमें कितनी नॉलेज है? इट्स ऑल्सो इंटरनल। बैकग्राउंड वेरिएबल, हमारा बैकग्राउंड कैसा है? इट्स ऑल्सो इंटरनल, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ रॉन्ग हेयर, दैट इज़ नॉट इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर इंटरनल इन्फ्लुएंसिंग स्टीरियोटाइप में नॉट आना चाहिए था, राइट। इनमें से कौन सा है जो कि इंटरनल इन्फ्लुएंसिंग स्टीरियोटाइप नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग नॉट मेंशन कर लीजिए, इट्स अ टाइपिंग एरर बाय मी, सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट internal influencing stereotype, right? So it is option number C, that is mass media. Then comes the question number 11th, the term equity in case of the gender has been defined as, इक्विटी जो है उसे अगर हम जेंडर के केस में कहें तो उसे कैसे डिफाइन किया गया है? इक्विटी क्या है? कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, इम्पार्शियलिटी एंड द फेयरनेस टुवर्ड्स पोजेसिंग समथिंग, कोई चीज़ के ऊपर हमारा पोजेशन होना, उसके अंदर इम्पार्शियलिटी होता है व्हेन वी आर नॉट पार्शियल, जब हम पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। फेयरनेस होना, गर्ल्स बॉयज़ एंड मैन वुमेन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है ना, गर्ल्स एंड बॉयज़, मैन एंड द वुमेन, दे ऑल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, या फिर ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे इक्वालिटी जो है, और जेंडर के अगर हम केस में बोले ना, तो इक्वालिटी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज गर्ल्स एंड द बॉयज़ एंड द वुमेन एंड द मैन, ऑल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी राइट हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के अंदर, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, ग्रोथ हो, करियर को लेकर के कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो, they always must be provided with the equal rights. Then the option number C is right, because here we are talking about the gender. Then comes the question number 12, what are the types of the equity? Equity के types कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? इट्स ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही तरीके से इक्विटी को डिफाइन किया जाता है। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 13,
that is equal resources and attention must be given to everyone to access the resources to realize their potential as human beings. Equal resources and attention must be given. जितने भी रिसोर्सेज हैं टू डेवलप, जितनी भी अटेंशन है वो बिल्कुल इक्वल दी जानी चाहिए, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन तक उनकी एक्सेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ताकि वो लोग एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते वो अपने पोटेंशियल को, रियल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें कि उन लोगों के पास अपने पास कितना पोटेंशियल है, हाउ मच दे आर एफिशिएंट इन डूइंग समथिंग, राइट। तो ये कह रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए है। दिस इज टर्म्ड एज वर्टिकल इक्वालिटी, वर्टिकल इक्विटी। इट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल इक्विटी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। दिस इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल इक्विटी when you are having the equal access to the resources and all the attention required is also equal given to you, right? Then it is termed as horizontal equity. Then comes the question number 14. A graph of principles which forms the central belief system that equality is not a single principle is, अब ये कह रहा है कि एक इट्स नॉट ग्राफ, सॉरी फ्रेंड्स, इट्स ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल है। ये ग्रुप है, ये टाइपिंग एरर हो गई है फिर से, ठीक है। थिंक ऑफ इट टू बी ग्रुप. Then comes a group of the principles which forms a central belief system that the equality is not a single principle. इक्वालिटी जो है वो एक ऐसा टर्म है, इट्स नॉट अ सिंगल प्रिंसिपल, ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल से मिल करके बना है, ठीक है। देन इट इज टर्म्ड एज ह्यूमैनिज्म, इट इज टर्म्ड एज इक्वालिटी, इट इज टर्म्ड एज इगैलिटेरियनिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज ऑप्शन नंबर सी, इगैलिटेरियनिज्म। यानी कि ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स है, ये कोई एक अकेला प्रिंसिपल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल है दैट इज डिफाइंड वेरी वाइडली. देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 15. The base on which a society is divided into the levels based on the power or the socio-economic status is termed as. किस बेस पे सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है लेवल्स में, बेस्ड ऑन द पावर और द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोसाइटी के अंदर लोगों के पास कितनी पावर है, वो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस उन लोगों का क्या है, इस बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे पूरी की पूरी सोसाइटी को, देन व्हाट इट वुड बी कॉल्ड एज, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम ग्रुप्स कहेंगे, उसे हम जेंडर्स कहेंगे, क्लास कहेंगे या फिर कम्युनिटी कहेंगे। इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लास। होता है ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, रिच एंड द पुअर सेक्शन, ठीक है। और इनकम के ग्रुप पे, इनकम के बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। और उनके स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड और उनका अपलिफ्टमेंट कितना है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे भी उन्हें डिफाइन किया जाता है, तो दैट इज़ क्लास. Then comes the question number 16. Social stratification is dividing a society into the levels based on the power और socio-economic status in terms of. social stratification जो है वो क्या है, dividing a society, एक society को divide करना, ठीक है, into the levels and it is also based on, depend करता है कि उसकी power कितनी है, उनका social economic status क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। किस किस बेसिस पे हम इसे वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, उनका जेंडर क्या है लोगों का, ठीक है। डिसेबिलिटी, वो लोग डिसेबल तो नहीं है पूरी तरीके से, मतलब फिजिकली, इमोशनली, मेंटली जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देन कम्स द एज, उनकी एज के बेसिस पे या फिर ऑल ऑफ अबव। इन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द दीज थ्री टाइप, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव होगा। इन तीनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पावर, ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. Then comes the question number 17, that is the right which talks about equality in the eyes of the law in terms of the caste, race, religion, etc. कौन सा राइट है जो कि बात करता है इक्वालिटी की, ठीक है। लॉ के अंदर बहुत सारे इक्वालिटी के लॉज हमारे लिए बने हुए हैं, ठीक है। जब हम जाति की बात करें, रेस एंड रिलीजन की बात करें, बट वी ऑल आर इक्वल, लॉ ऑलवेज सेज दैट वी ऑल आर इक्वल, देन विच काइंड ऑफ राइट दिस इज, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीच है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिव है, राइट टू एजुकेशन है, इट इज़ बट ऑब्वियस इट इज़ राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सभी को समानता का अधिकार। आप लोगों ने सुना होगा शायद, यू माइट हैव हर्ड दिस अर्लियर, कि राइट टू इक्वालिटी जो होता है वो इसी चीज़ के बारे में बात करता है, दैट वी ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन इन द आइज ऑफ लॉ. देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 18. Abolition of untouchability falls under which article of constitution? Abolition of untouchability, abolition होता है ख़त्म करना, untouchability मतलब जो वो छुआछूत वाला पहले चलता था ना, कि इनको छूना नहीं है, ये शूद्र हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज के अंदर जो डिवीजन हो रखा था, ठीक है। तो वो अनटचेबिलिटी का जो एबॉलिशन हुआ, ये कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉल करता है? आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 15 या फिर नन ऑफ द अबव? इट फॉल्स अंडर आर्टिकल नंबर 17, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 19. The principle of equity, which states that positions must be distributed based on the people's merits, is. अब क्या होता है कि समाज के अंदर जो लोग जितना पोटेंशियल होल्ड करते हैं ना, एक्चुअली सब उस जॉब को
होल्ड उस जॉब को कैच नहीं कर पा रहे हैं, राइट। ये तो अभी भी देखने को मिलता है कि जिनके पास नॉलेज है वो खाली बैठे हुए हैं, और जिनके पास ढंग से नॉलेज नहीं है वो लोग गद्दी संभाल के बैठे हुए हैं, राइट। वी ऑल नो दैट। तो ये कह रहा है कि वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है जो ये स्टेट करता है कि पोजीशंस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड पीपल्स टू द पीपल बेस्ड ऑन देयर मेरिट। उनके मेरिट्स के बेसिस पे उन लोगों को उनकी पोजीशन असाइन करनी चाहिए। व्हाट इज द टर्म दैट what is this term known as ethnicity, it is termed as meritocracy, it is termed as equality, or none of the above. इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेरिटोक्रेसी। यानी कि उनके मेरिट के बेसिस पे जब हम उनको उनकी पोजीशन असाइन कर रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड एज मेरिटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब shared culture, the practices, value and the belief of a group, that is shared language, religion and tradition among other communities। कौन सा टर्म है जो कि हेल्प करता है हमें डिफाइन करने में शेयर्ड कल्चर ऑफ प्रैक्टिसेस। आपस में लोग जो हैं वो अपने कल्चर की प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं। सभी का कल्चर अलग अलग है, उनके वैल्यू, उनके बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग होते हैं, वो उनको भी शेयर करते हैं। हमारी लैंग्वेज अलग अलग होती है, हम लोगों का धर्म अलग अलग है, हमारी ट्रेडिशंस अलग हैं, लेकिन हम कम्युनिटी के अंदर अगर रहते हैं तो हम सभी को एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है। लाइक अभी भी हमारे नेबरहुड में सब तरीके के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वी ऑल आर लिविंग ऑल टुगेदर। तो किसी का कोई भी अगर त्यौहार है और अगर हमारे वो नेबरहुड में हमारे अड़ोसी पड़ोसी, तो वी ऑल सेलिब्रेट विद ईच अदर, राइट। तो ये सब जो टर्म एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि यूज़ होता है इस शेयरिंग ऑफ नेचर का, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेरिटोक्रेसी, उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन, एथनिसिटी, या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एथनिसिटी, राइट। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 21। The physical or the mental impairment that has a substantial and the long-term negative effects on your ability to do the normal daily activities। एक फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हो जाना, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक आप लोगों की एबिलिटी के ऊपर, कौन सी एबिलिटी, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ आप लोग ढंग से नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जब पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये एक डिजीज़ है। व्हाट इज़ द टर्म दैस, ठीक है, और पूरा डिसऑर्डर है एक काइंड ऑफ। इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, इसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं, इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिसेबिलिटी, ठीक है। व्हेन फिजिकली एंड मेंटली वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज डिसेबिलिटी। Then comes the question number 22. The disability in which a child finds it difficult to learn is termed as। B.Ed के अंदर सबसे कॉमन जो एक डिजीज़ के बारे में बात की गई है ना, और बच्चों को ये होती भी है प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है? जिसके अंदर दे रियली फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न। वो जो भी पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर कम कह लो, फोकस कम कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम उनको, जब मेंटली उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनका नर्वस सिस्टम जो है इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन व्हाट दैट काइंड ऑफ द डिसेबिलिटी टर्म्ड एज? इट इज टर्म्ड एज डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी। इट इज टर्म्ड एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इट इज टर्म्ड एज डिसलेक्सिया, या फिर ऑल ऑफ अबव। इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया, ठीक है। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, उस डिजीज़ के बारे में बहुत वाइडली B.Ed के अंदर पढ़ाया भी गया है, राइट। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 23। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी इज कॉल्ड अ। एक ऐसा इंसान जो कि सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, जितने भी एविल्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं उनको चेंज करना, ठीक है, और सुपरस्टिशंस को ख़त्म करना। तो इस टाइप का जो रिफॉर्म करता है जो बंदा, उसको क्या बोलते हैं हम? रिलीजियस रिफॉर्मर बोलते हैं, सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशल रिफॉर्मर, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज कर रहा है। रिलीजियस रिफॉर्मर नहीं है, रिलीजियस होता है धर्म, वो धर्म के अंदर चेंज नहीं कर रहा है, वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी के बिलीव्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, अगर वो कुछ भी गलत है तो वो उसको चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सोशल रिफॉर्मर। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 24। कॉमन पॉइंट्स ऑन विच ऑल द सोशल रिफॉर्मर्स एम्फेसाइज्ड वर। जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स अभी तक हुए हैं, आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बहुत थे, ठीक है। राइट नाउ अभी अगर मेरे को याद नहीं आ रहा है तो शायद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल रिफॉर्म किया है, ठीक है। विवेकानंद हो गए, बहुत सारे हैं। इन्होंने सभी के अंदर एक कॉमन सी बात थी और कुछ कॉमन से पॉइंट्स होते थे जिनके ऊपर इनका हमेशा फोकस रहता था। वो क्या है? गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, लड़कियों को पढ़ाओ, ठीक है, गर्ल चाइल्ड और द वुमेन एजुकेशन यू कैन से। देन ऑप्शन नंबर बी, रिमूविंग सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशंस को हटाओ। सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? अंधविश्वास, ठीक है, जितने भी अंधविश्वास है उनको ख़त्म करो। नो मोर अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करो, और जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति वाति की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उस सबको ख़त्म करो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सभी हैं जिनके ऊपर हमेशा जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं उन्होंने कॉमनली इन चीज़ों के लिए फ़ाइट किया है, राइट, ताकि ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से रिमूव हो सके। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 25, that is, men and the women are different and these differences constitute a central organizing principle of social life।
मेन एंड वुमेन जो है वो सिमिलर हैं, ठीक है, दे ऑल आर डिफरेंट एंड डिफरेंटली कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द सोशल लाइफ। ये कौन सा सिस्टम है सेंट्रली जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बात को कि मेन एंड द वुमेन आर डिफरेंट? व्हाट द पर्टिकुलर टर्म हैज़ बीन गिवन टू दिस? एंड्रोसेंट्रिसिज्म, मेल डोमिनेंस, जेंडर पोलराइजेशन, या फिर ऑल ऑफ अबव? इट इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर सी, जेंडर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? आपने सुना होगा नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, कितनी दूर हैं ये दोनों एक दूसरे से। तो ये जो पोलराइजेशन है, और जेंडर में पोलराइजेशन मतलब जेंडर्स के अंदर डिफरेंशिएट करना है, यानी उनको दूर दूर कर देना। तो इसे एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया जेंडर पोलराइजेशन, यानी कि मेन एंड द वुमेन्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। दीज आर सम ऑफ द नॉर्म्स इन आर सोसाइटी विच वी ऑल ऑफ अस कंसिडर टू बी existing in our society, and that's something not good. Then comes the question number 26. Boys learn to be boys and the girls learn to be girls falls under which category? लड़कों को लड़कों के ही तरह से सिखाओ, लड़कियों को लड़की की ही तरह से सिखाओ, या फिर उन्हें सीखना चाहिए एंड दे नीड टू बी लाइक दैट, ठीक है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड एज? सोशलाइजेशन, इट इज टर्म्ड एज जेंडर सोशलाइजेशन, इट इज टर्म्ड एज जेंडर आइडेंटिटी, या फिर नन ऑफ द अबव? इट इज टर्म्ड एज जेंडर सोशलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आप जेंडर के बेसिस पे सोसाइटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, आप जेंडर के बेसिस पे सोशलाइजेशन कर रहे हैं, बॉयज़ को बॉयज़ बना रहे हैं बिल्कुल कंप्लीटली, और गर्ल्स को गर्ल्स की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उनको एक स्टीरियोटाइप की नज़रों से आप लोग देख रहे हैं, राइट। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 27. अ पर्सनल कंसेप्शन ऑफ वन सेल्फ एज द मेल और द फीमेल इज टर्म्ड एज? जब हम पर्सनली अपने दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्शन रखते हैं, एक आइडिया रखते हैं, एक नोशन रखते हैं, एक बिलीव रखते हैं कि मेल और फीमेल जो है वो एक टर्म है हमारे लिए, ठीक है, हम सेल्फ अपनी तरफ से उनको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? जेंडर रोल कहलाएगा, जेंडर आइडेंटिटी कहलाएगा, जेंडर सोशलाइजेशन कहलाएगा, या फिर ऑल ऑफ अबव? इट इज टर्म नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जेंडर आइडेंटिटी। ये जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है, यानी कि जेंडर्स को आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है कि दे आर हमारा एक पर्सनली हम लोग खुद अपने आप बिलीव लेकर के चल रहे हैं कि दे आर द मेल एंड द फीमेल, वो हमारा अपना कंसेप्शन है, अपना आइडिया है, राइट। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 28. अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, एंग्जाइटी एंड द डिप्रेशन इज टर्म्ड एज? जब हमारे अंदर एक फीलिंग होती है डिससेटिस्फेक्शन की, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत डिप्रेशन में अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो एक सोशल लेवल पे अगर हम बोले तो हम इसे क्या कहेंगे? जेंडर इक्वालिटी बोलेंगे इसे हम, जेंडर डिसऑर्डर आइडेंटिटी बोलेंगे हम इसे, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव? इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, जेंडर डिसऑर्डर आइडेंटिटी, ठीक है। जेंडर को प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, और उनको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है? आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, and they are feeling themselves exclusive from the society, then it is gender identity disorder. Then comes a question number 29. Another name of the gender identity disorder is? अब ये जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है इसका एक और नाम है, ठीक है, वो नाम क्या है? जेंडर डिस्फोरिया, मेंटल रिटार्डेशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, जेंडर डिस्फोरिया, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट वन इज कॉजेज ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होती है इसके कारण क्या हैं, ठीक है। सेल्फ कंसेप्शन, अपने ही दिमाग के अंदर कोई वो कर लेना, आइडिया बना लेना, बिलीफ बना लेना, अपनी एक थ्योरी पे चलना। देन ऑप्शन नंबर बी, मैनरिज्म और द बिहेवियर ऑर्डर, हमारे मैनर्स या फिर हमारे बिहेवियर डिसाइड करेंगे इस चीज़ को कि हम कितने एंग्जाइटी और कितने डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं। देन द जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स, वही आपस में मैन एंड वुमेंस वाली लड़ाई, एंड ऑल ऑफ अबव, या फिर ये सभी, ये सारे ही डिसाइड करते हैं कि एक जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर किस तरीके से होगा, राइट। तो ये तीनों ही उसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइन द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड आई फील दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत केयरफुली मैंने ये जो जितना भी टॉपिक था उसके अंदर से इसको बनाया है। प्लीज़ गो थ्रू कीजिए एक बार थ्योरी से, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, एंड यू मे ऑल्सो आस्क मी in the comment section if you are having any doubt in any of the question, then I will definitely clarify it. And please like, share and subscribe my channel and share it with the needy ones, because as it is always said, sharing is caring. Thank you.